हमने बहुत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज के संगठन की दृष्टि से संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है और परम वैभवम तक पहुंचने की दृष्टि से संघ की जो ऑल आउट स्कीम है वह समर्थ है, सक्षम है। यह बात कल हमने बहुत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कल कही। किंतु इसके कारण यदि किसी को ऐसा लगता होगा कि जब मैंने शाखा में आना शुरू किया उस समय भी संघ की कार्य पद्धति पर मेरी इतनी ही दृढ़ श्रद्धा थी, ऐसा यदि किसी को लगता होगा तो वो गलत है। श्रद्धा थी, शाखा में आता था, संघ के सिद्धांत, संघ के नेता, संघ के कार्यकर्ता, संघ की कार्य पद्धति सब ठीक है, ये भी लगता था, श्रद्धा भी थी। लेकिन श्रद्धा रहते हुए मन में प्रश्न, संदेह, शंकाएं भी निर्माण होती थी। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि जहां श्रद्धा है वहां संदेह या प्रश्न मन में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। जहां जिज्ञासा है वहां प्रश्न मन में निर्माण हो गए, संदेह मन में निर्माण हो गए। किसी के मन में प्रश्न या संदेह निर्माण होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिज्ञासावश श्रद्धालु व्यक्ति के मन में भी प्रश्न निर्माण होता है। अब गीता का इतना बड़ा उदाहरण देखिए, अर्जुन से अधिक श्रद्धावान कौन हो सकता है? जिसने कहा कि यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तुम आदेश दे दो वैसा मैं काम करूंगा। इतना जिसने सीधा कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैंने लड़ना या नहीं लड़ना इसके विषय में एक निश्चित आदेश दीजिए, जो आप आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। अब इससे अधिक श्रद्धा क्या हो सकती है? किंतु भगवान ने सीधा जवाब नहीं दिया कि लड़ो या मत लड़ो। तो उसने जो भूमिका बांधी थी कि मेरे मन में संभ्रम क्यों पैदा हुआ, तो जो भूमिका बांधी थी उसमें जो कई विषय आए थे, हर एक विषय का स्पष्टीकरण देने का प्रयास भगवान ने किया। और मामला यह हुआ कि जैसे जैसे वो स्पष्टीकरण देते गए, स्पष्टीकरण में से और अन्य प्रश्न अर्जुन के मन में निर्माण होते थे। उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए वो उत्तर देते थे। उत्तर तो जचता था, लेकिन उत्तर में से और नए प्रश्न निर्माण होते थे। उनका समाधान करने के लिए और वो कुछ स्पष्टीकरण देते थे, उसमें से और संदेह निर्माण होते थे, फिर उसका स्पष्टीकरण करना पड़ता था। ऐसा करते करते 18 अध्याय तक गीता जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन के मन में श्रद्धा कम थी। आखिरी में भी वो कहता है, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। श्रद्धा पूरी है। लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कि श्रद्धा है तो इसका मतलब प्रश्न या संदेह मन में निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। टेनिसन ने ऐसा कहा है कि देयर इज मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट। प्रामाणिक संदेह यह ज्यादा श्रद्धा का है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मन में जिसके जिसके मन में जिज्ञासा है उसके मन में प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा युक्त श्रद्धा, और जिस श्रद्धा में जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है उसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। संघ में अंधश्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा युक्त श्रद्धा है। तो हमारे मन में यह सारा हम सुनते थे, जो कल हमने आपको सुनाया, ये कोई हमारा नहीं है, हमने जो सुना है गुरुजनों से वही आपको कल बताया कार्य पद्धति के विषय में। तो हमने सारा सुना, तो हमको ये तो बात जच गई कि हमारी कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। लेकिन फिर भी बाहर के परिस्थिति को देखते हुए कुछ न कुछ प्रश्न और संदेह मन में निर्माण होते थे। मैं मैट्रिक पास करके नागपुर में कॉलेज में आया 1936। अब उसके 2 साल पहले 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत एक गुट निर्माण हुआ था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप। और इस ग्रुप के नेताओं की विशेषता ये थी कि ये पब्लिसिटी के मामले में बहुत चालाक थे या होशियार थे या
क्या कुछ जो विशेषण आप चाहे, अच्छा बुरा आप लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिसिटी के मामले में वो बहुत एक्सपर्ट थे। माने जो गांधीवादी कांग्रेसी लोग थे उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पब्लिसिटी मिलती थी, इसमें आश्चर्य नहीं, लेकिन उनको यदि छोड़ दिया तो हिंदुस्तान में नेक्स्ट टू गांधीवादी कांग्रेसी यदि किसी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिलती होगी, सोशलिस्टों को मिलती थी। अब हम अखबार वगैरह पढ़ते थे, अब हम ये भी देखते थे कि ये सोशलिस्ट ज्यादा काम तो नहीं कर रहे। हम संघ वाले हर दिन शाखा में जाते हैं, स्वयंसेवक के यहाँ जाते हैं, एक एक के साथ संपर्क रखते हैं। कोई स्वयंसेवक बीमार होता है तो रात रात उसके यहाँ जागरण करते हुए अटेंड करते हैं, सारा हम काम करते हैं। अब ये तो केवल भाषण देते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इनका नाम हर दिन हम अखबार में देखते हैं। और हमारा इतना बड़ा काम है, कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है। तो कार्य पद्धति पर विश्वास था, लेकिन ये लगता था कि भाई ठीक है, दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामूहिकता का संस्कार, ये सारा ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन उसमें और भी ये थोड़ा जोड़ दिया कि ध्रुवाधार प्रसिद्धि, जैसे सोशलिस्ट ले रहे, आपत्ति क्या है? अधिकस्य अधिकम फलम। हम आपस में चर्चा करते थे तो हमारे कॉलेज के मित्रों ने कहा, अरे भाई ये बड़ा प्रोग्रेसिव विचार है, ये संघ वाले तो ये कम है, ये दकियानुसी विचारों के लोग हैं, ये नई नई बातें इनके दिमाग में आती नहीं, वही पुरानी रट लेकर चल रहे हैं। नहीं तो धुआंधार पब्लिसिटी करने में आपत्ति क्या है? जो तुम्हारी कार्य पद्धति है, इसके कारण जो फल मिलना वह भी मिलेगा, पब्लिसिटी के कारण जो मिलना है वह भी मिलेगा। तो अधिकस्य अधिकम फलम, और उसमें एडिशन हो सकती है। हमारे भी मन में विचार था। अब उन दिनों में हम ये तो नहीं जानते थे, जैसा आजकल जो नया साइंस आया है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें एक सिद्धांत है कि आप कोई भी कंपनी निकालिए, आजकल खासकर पिछले 30 साल में अब सब लोगों ने मान लिया है कि यदि बिजनेस या उद्योग चलाना हो तो केवल आवर टू आवर प्लानिंग से नहीं चलता। आवर टू आवर प्लानिंग माने आज मार्केट की क्या कंडीशन है ये देख लिया, आज की स्ट्रैटेजी तय की, कल की मार्केट कंडीशन देखकर कल की स्ट्रैटेजी तय की, इससे नहीं चल सकता। ये तो विश्वास अब सबको हुआ है, और इसके लिए ये अब सबने मान लिया है, बिजनेस हो इंडस्ट्री हो, कि भी प्लानिंग जो है जरा लंबी होनी चाहिए, 20, 25, 30 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, अभी सबने मान लिया। और उसके अंतर्गत कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिजनेस मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट ने हमको बताया कि बोले हमारा एक ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी कंपनी एक बार अपने लिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते समय, कॉर्पोरेट प्लानिंग करते समय जो स्ट्रैटेजी तय करते हैं, उसे स्ट्रैटेजी को चिपक कर चलना चाहिए। ऐसा हो सकता है, परिस्थितियां सब समय समान नहीं रहती, उसी स्ट्रैटेजी को लेकर चलने से जैसे आज लाभ हो सकता है, 10 दिन के बाद कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा पकड़ना छोड़ना ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले से कल्पना करनी चाहिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे तो कभी कभी नुकसान हो सकता है, कौन सी परिस्थिति में नुकसान हो सकता है, जो नुकसान होगा उसको कम से कम मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये भी सोचना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें दूसरी स्ट्रैटेजी भी जोड़ना हो, पहले स्ट्रैटेजी से सुसंगत होनी चाहिए। उन्होंने हमको एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक उद्योग में कुछ बड़ी फर्म में काम कर रही थी। अब उन्होंने अपना लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो किया, उसमें आधार उनके लॉन्ग रेंज प्लानिंग का था कि एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करना। अब कुछ उद्योगी लोग एकत्रित आए, उन्होंने शेयर कैपिटल इकट्ठा किया और मध्यम साइज की एक कंपनी निकाली, जिनके साथ कंपटीशन जो पहले से मार्केट कैप्चर किए हुए है वो बड़ी कंपनियां थी, इनकी मध्यम साइज की कंपनी थी। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा करना। इन्होंने कहा ये तो हम कर नहीं सकते, हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन्होंने स्ट्रेटेजी ये की कि देर लगे तो आपत्ति नहीं, लेकिन माल अच्छा रहे, कीमत कम रहे। अच्छा माल कम कीमत, क्वालिटी प्रोडक्ट विथ लोअर प्राइसेस, ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तय की। अब भगवान की दया से उनको जो लगा था कि मार्केट में इनके कंपटीशन में आगे बढ़ने में बहुत साल लगेगा, ऐसा नहीं हुआ।
थोड़े ही वर्षों में वो कंपटीशन में उन पर मात कर गए। बड़ा आनंद हुआ डायरेक्टर लोगों को। फिर जो बैठक हुई तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उन्होंने इस पर तो संतोष प्रकट किया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी बड़ी सफल रही, अच्छा माल और कम कीमत। लेकिन एक ने सुझाव दिया कि इसमें वो दूसरी भी स्ट्रैटेजी जोड़ने में आपत्ति क्या है? वही बात, अधिकस्य अधिकम फलम, और लाभ होगा। वो जैसे एडवर्टीजमेंट पर अंधाधुंध खर्चा कर रहे, हम कुछ ज्यादा खर्चा करें, इतना नहीं कर सकते तो भी, तो एक स्ट्रैटेजी उसमें जोड़ दी कि एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा करना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि स्टाफ उतना ही था, काम करने वाले उतने ही थे। जो पहले से काम चल रहा था अच्छा माल कम कीमत वाला, उसी में सारे लोगों का एकाग्र चित्त होता था, कंसंट्रेशन होता था, इसलिए सारा कंपनी का काम ठीक चल रहा था। अब एक नई स्ट्रैटेजी ऐसी जोड़ दी जो पहले स्ट्रैटेजी के साथ मेल नहीं खाती थी, और नई स्ट्रैटेजी होने के कारण उधर ज्यादा ध्यान देना पड़ा। उधर जैसे ध्यान ज्यादा देना पड़ा, ज्यादा लोगों को उधर लगाना पड़ा, तो इधर जो था कि क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए इसके बारे में आग्रह है, प्राइसेस कम होनी चाहिए उसके बारे में आग्रह है, वो धीरे धीरे ढीला होता गया। परिणाम ये हुआ कि इनकी जो विशेषता थी मार्केट में कि फलानी कंपनी है, ये ब्रांड है, तो ये क्वालिटी बिल्कुल निश्चित जैसी है वैसे रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, ये इनकी प्रसिद्धि भी समाप्त हुई। और एडवर्टीजमेंट में बड़े कंपनियों के साथ ये टिक भी नहीं सके, इधर से भी गए उधर से भी गए, मार्केट इनके हाथ से निकल गया। इस तरह का एक उदाहरण उन्होंने हमको दिया। अब ये बातें तो हम उन दिनों में जानते नहीं थे, जब कॉलेज में थे। हमारे भी मन में आता था कि भाई संघ वाले अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन ये दुनिया नई नई बातें ले रही है और ये अपने दक्षारम चला रहे। ठीक है, दक्षारम का भी उपयोग है, ये कार्य पद्धति भी अच्छी है, लेकिन उसमें और एक आयाम और एक डायमेंशन जोड़ने में आपत्ति क्या है, ऐसा हमको लगता है। अब संघ की भूमिका उस समय क्या थी? मोटी तौर पर तो हम प्रसिद्धि विन्मुख ही थे। प्रसिद्धि के आधार पर संघ को बढ़ाना यह सोचा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि बिल्कुल हम प्रसिद्धि को अस्पृश्य मानते थे, कभी छूते नहीं थे, ऐसा नहीं था। प्रारंभ से विजयादशमी 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो नागपुर के जो अखबार थे और इधर उधर के नजदीक के सब में इतनी तो खबर आई थी कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का कोई नया काम शुरू हुआ है, फलाने फलाने व्यक्ति का भाषण हुआ, इतना तो आया था। उसके बाद भी अपने जब उत्सव होते थे या पंडित मदन मोहन मालवीय हो, बाकी लोग हो, जब संघ स्थान पर विजिट देने के लिए आते थे, उनके भाषण होते थे, तो थोड़ा सा उसका वृत्तांत अखबार में आता था। लेकिन जिसको धुआंधार प्रचार कहा जाए ऐसा नहीं था। एक आध बार कभी संघ के विषय में एक आध खबर समाचार पत्रों में आती थी। तो प्रसिद्धि विन्मुख था, यही मोटी तौर पर हमारी पॉलिसी थी। अभी मैं मजदूर संघ का काम कर रहा हूं, इसलिए दूसरा शब्द उपयोग में लाने का मुझे मोह हो रहा। हमारे मजदूर क्षेत्र में एक शब्द है नीड्स बेस्ड मिनिमम वेज, माने आवश्यकता पर आधारित कम से कम तनख्वाह, ऐसा हम कहते हैं। मुझे मोह हो रहा इस शब्द का प्रयोग करने का कि संघ की भी पॉलिसी नीड्स बेस्ड मिनिमम पब्लिसिटी की होगी कि आवश्यकता पर आधारित कम से कम प्रसिद्धि। और इसलिए बिल्कुल प्रसिद्धि को हाथ ही लगाया नहीं, ऐसा नहीं है, अस्पृश्य नहीं माना, अछूता नहीं माना, लेकिन नीड्स बेस्ड मिनिमम, कम से कम आवश्यकता पर आधारित इतनी ही प्रसिद्धि ऐसे हमने ली। लेकिन जैसे उन दिनों में हमारे सोशलिस्ट नेता लोग धुआंधार प्रसिद्धि की व्यवस्था करते थे, ये संघ वालों ने कभी किया नहीं। और इसलिए हम जो अखबार पढ़ने वाले कॉलेजिएट लोग थे, और हमारा थिंकिंग भी अखबारी थिंकिंग था। कॉलेज में हमारे लाइब्रेरी में सभी अखबार आते थे, हम पढ़ते थे, और हमारा न्यूज़पेपर थिंकिंग था। न्यूज़पेपर थिंकिंग का मतलब होता है कि अखबार पढ़ना, हेडलाइन देख लेना, उसी पर से अपने सारे विचार बना लेना। अखबार तो सबने पढ़ना चाहिए, उसमें जो समाचार आते हैं वो सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन अखबार पढ़कर ही अपनी राय बनाना, इसको न्यूज़पेपर थिंकिंग हम कहेंगे। तो हमारा भी न्यूज़पेपर थिंकिंग था। तो हमको ये लगता था कि भाई किसी ने सुझाव देना चाहिए संघ के नेताओं कि भाई आप ये अपनी कार्य पद्धति चलाइए, दक्षारम चलाइए, जरा ये पब्लिसिटी का भी सोशलिस्टों के जैसा आप क्यों नहीं कर लेते। हमने एक को कहा, हमने कहा भाई डॉक्टर जी को आप जरा सुझाव दीजिए। मैं तो छोटा था, मैं कैसे बोल सकता था।
तो उन्होंने कहा कि तुम बेटा जानते नहीं हो कि डॉक्टर जी इस विषय में तो एक्सपर्ट है। और उन्होंने जो बात बताई वो बाद में उनकी जीवनी में भी आई है, आपने पढ़ी होगी, कि कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर जी क्रांतिकारी आंदोलन में थे, लेकिन बाकी बातें भी उन्होंने इतनी सीख ली थी कि ये प्रचार तंत्र भी उन्होंने अच्छा सीख लिया था। और एक समय की घटना परम पूज्य डॉक्टर जी के जीवन में ऐसी आती है कि एक कोई विशेष बात न्यूज आइटम के नाते, समाचार के नाते अखबार में आना चाहिए, यह आवश्यक प्रतीत होता था। लेकिन वो रिजोल्यूशन जिस सभा में पास हुआ वो सभा हुई नहीं थी और तुरंत सभा बुलाना भी संभव नहीं था। तो भी परम पूज्य डॉक्टर जी ने ऐसी व्यवस्था की कि समाचार बराबर लिख दिया, टाइप कर दिया, सभी अखबारों के पास भेज दिया और दूसरे दिन अच्छे डबल कॉलम हेडलाइन में वो समाचार प्रकाशित हुआ कि फलानी सभा हुई थी, वहां ये रिजोल्यूशन पास हुआ। ये सारा समाचार पत्र में आया। तो संघ के संस्थापक जन्मदाता परम पूज्य डॉक्टर जी प्रचार तंत्र के बारे में अज्ञानी थे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जो प्रचार तंत्र जानते थे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि भाई इधर भी जरा पब्लिसिटी करनी चाहिए। ये हमारे मन में बात थी। अब तो अनुभव के आधार पर हमें पता चलता है कि केवल प्रसिद्धि के परिणाम अच्छे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने सोशलिस्टों का उदाहरण कहा, आपको आश्चर्य होगा कि 1934 से नेक्स्ट टू गांधीवादी कांग्रेस सोशलिस्टों को ही सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिली। और समाचार पत्र की पब्लिसिटी इस नाते आप किसी भी 1 साल या 5 साल या 10 साल के सारे अखबार इकट्ठा कीजिए, उसमें आप देखिए कि हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को कवरेज कितना मिला, सोशलिस्ट नेताओं को कितना मिला, कई गुना अधिक मिला है। अपने यहाँ तो बहुत कवरेज कम मिलता है, सरसंघ चालक जी को भी बहुत बड़ा कवरेज नहीं है, लेकिन इनके जो छोटे बड़े लोकल लीडर है उनको भी कवरेज हमारे सरसंघ चालक जी से ज्यादा मिला। इतनी धुआंधार प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। अब हम देख सकते हैं 50 साल हो गए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होकर, इतनी प्रसिद्धि सोशलिस्टों ने प्राप्त की। 84 में 50 साल पूरे हुए। अब उस समय क्या हुआ कि इत्तेफाक से बंबई एयरपोर्ट पर हम 3 लोग इकट्ठा आए। हवाई जहाज के हम प्रवासी थे और 7 घंटा तक मैकेनिकल डिसऑर्डर के कारण हमको बॉम्बे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। तो पुराने परिचय के कारण, मित्रता के कारण हम तीनों इकट्ठा ही थे। मेरे अलावा 2 जो सज्जन थे उसमें से आप जानते हैं कि इमरजेंसी के पहले सोशलिस्ट पार्टी के 2 हिस्से थे, एसएसपी और पीएसपी। एसएसपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे एसएम जोशी और पीएसपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे नाना साहेब गोरे, एनजी गोरे। तो हम तीनों 7 घंटा तक इकट्ठा रहे। अब इधर उधर की बातें चली तो गोरे जी मराठी में अच्छे साहित्यिक हैं, तो मुझे लगा कि भाई उनको भी जरा खुश करना चाहिए, क्योंकि आपने हमको संघ में बताया है कि सबको प्रसन्न रखना। तो उनको प्रसन्न रखने की दृष्टि से अपनी ओर से हमने एक बात सुझाव के रूप में बताया। हमने कहा नाना साहब आप बहुत अच्छे साहित्यिक हैं, आप ऐसा कीजिए कि 50 years ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, हिंदुस्तान में समाजवाद के 50 वर्ष, ऐसा एक ग्रंथ लिखिए। आपका ये काम बड़ा मॉन्यूमेंटल होगा, सब लोगों के ख्याल में कई साल तक रहेगा। जैसे मैंने कहा उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि मैंने गलती की। चेहरा उनका एकदम उतर गया। उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, 50 साल हमने काम किया, लेकिन आज 50 साल के बाद हमारी सोशलिस्ट पार्टी नाम की पार्टी भी अस्तित्व में नहीं है। मैं क्या लिखूं इतिहास। मेरे ख्याल में आया मैंने गलती की। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं संभालने के लिए कुछ बोल दिया, लेकिन ख्याल में आया कि 50 साल जिनके छोटे बड़े नेताओं को भी हमारे सरसंघ चालक जी से कई गुना अधिक पब्लिसिटी प्राप्त हुई, वो पार्टी ही अस्तित्व में नहीं। हमारा काम बढ़ रहा है। तो प्रसिद्धि के आधार पर कुछ काम होते हैं, होते नहीं ऐसा नहीं है। कौन से काम होते हैं ये विचार अब तो मन में आता है। अभी 6 महीना पहले इंडिया टुडे नाम का जो एक निकलता है उसमें एक आर्टिकल आया था, वेयर आर दे नाउ, वे लोग आज कहाँ हैं, ऐसा उसका शीर्षक था। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि 1975 से 1985 तक
कुछ नेता ऐसे हुए कि हर दिन जिनका नाम अखबार में आता था, बहुत प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की, पता नहीं ऐसे लोगों के नाम दिए, वेर आर दे नाउ ऐसा नाम था। अब ये तो अब हम देख सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज में थे उस समय ये थोड़ा ही मन के सामने था। उस समय तो इंप्रेशन होता था कि साहब ये काम कम कर रहे, इतनी प्रसिद्धि मिल रही, संघ वाले इतना ज्यादा काम करते, इनको कुछ प्रसिद्धि नहीं। अब प्रसिद्धि का कुछ उपयोग है कि नहीं है? किस काम के लिए है? संघ में जो हम पर्सनल कांटेक्ट कहते हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट कहते हैं, इसका भी उपयोग है कि नहीं है? वो किस काम के लिए है? उद्देश्य जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ध्येय जो होगा, उस उद्देश्य से सुसंगत अपने साधन रहने चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रसिद्धि यह बड़ा सुसंगत साधन होगा, क्योंकि आज प्रसिद्धि कर ली, कल वोट प्राप्त किया, इतना ही करना है तो प्रसिद्धि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने राष्ट्र निर्माण करना है, एक बड़ा संगठन करना है, संपूर्ण समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना है, उनके लिए इसका क्या परिणाम होगा? जैसे यह है, किसी ने हमको पूछा, कहा भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसी दवा है, अच्छी है या खराब है? हमने कहा भाई अच्छी है या खराब है, इसका जवाब कैसे दूं? किस बीमारी के लिए अच्छी या खराब बताइए। एक्जिमा के लिए अच्छी है या खराब है? खराब है। टीबी के लिए अच्छी है या खराब है? बहुत अच्छी है। बीमारी क्या है यह देखकर फिर वो दवा अच्छी है या बुरी है यह कहा जाता है। वैसे उद्देश्य क्या है यह देखकर साधन कौन सा उपयोग में लाना यह देखा जाता है। अब यह जो सारी बातें चलती है, प्रतिमा निर्माण करना, नेता को एकदम बड़ा बताना, ये सारी बातें, हो सकता है किसी क्षेत्र में इसका उपयोग होगा जहां तात्कालिक लाभ प्राप्त करना है। आज आपने नेता की जय जयकार कर दी, कल आपने कुछ लाभ प्राप्त कर दिया। जहां राष्ट्र निर्माण करना है, संपूर्ण समाज को सुसंगठित करना है, वहां ये बात लाभदायक होगी क्या, हमारे ध्येय के साथ सुसंगत होगा क्या, उस समय नहीं समझता था। आज जब सारा सार्वजनिक जीवन इतने साल से मैं देख रहा हूं, इससे पता चलता है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने यह प्रसिद्धि विन्मुखता का सिद्धांत कितना लंबा विचार करते हुए और मौलिक विचार करते हुए रखा। ऐसा नहीं था कि उनको प्रचार तंत्र की जानकारी नहीं थी, वो उसमें भी एक्सपर्ट थे, लेकिन सोच समझ करके हमने प्राप्त क्या करना है उससे मेल खाने वाले साधन होने चाहिए, इसलिए प्रसिद्धि विन्मुखता को रखा। क्योंकि आज इतने साल के बाद हम अनुभव कर रहे हैं, आप सब अनुभव करते होंगे कि यह जो प्रतिमा निर्माण, इमेज बिल्डिंग, एक एक व्यक्ति का इमेज बड़ा बनाना, इसका जो परिणाम होता है, प्रसिद्धि का जो परिणाम होता है, ये प्रसिद्धि का परिणाम हमारे उद्देश्यों से मेल खाता है क्या? उस समय नहीं समझता था, आज हम भी समझते हैं और आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आज सार्वजनिक जीवन में वह बात स्पष्ट हो रही है। बच्चे के भी ख्याल में आ सकती है, इतनी बात स्पष्ट हो रही कि प्रसिद्धि और इमेज बिल्डिंग, प्रतिमा निर्माण का परिणाम क्या